हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ITI इन्फो में। दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे कि NPCIL का पेपर फर्स्ट अपलोड कीजिए, तो आप लोगों के लिए हम NPCIL का पेपर फर्स्ट लेकर आया हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये स्टेप एंट्री ट्रेनिंग मेंटेनर ITI कैटेगरी सेकंड ST/TM का जो पेपर है, यहाँ पे ये पेपर मैक्सिमम 150 अंक का है। इसका जो टाइम है वो 60 मिनट यानी कि 1 आवर निर्धारित किया गया है। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है, जो आपके 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं। पार्ट 2 में साइंस है, जिसके भी 20 क्वेश्चन हैं। पार्ट 3 में जनरल अवेयरनेस है, जिसके क्वेश्चन 10 हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं। तो आज हम आप लोगों को ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिले तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भाग 1 गणित। दोस्तों, पहला प्रश्न है अभाज्य संख्या की पहचान करें। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि 191 अभाज्य संख्या है, 197 ये भी अभाज्य संख्या है, 199 ये भी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संख्याओं का औसत क्या है। 0, 0, 4, 10, 5 और 5। तो दोस्तों, किसी भी संख्याओं का औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग करते हैं। तो टोटल संख्याओं का योग है 24 यानी 24, और टोटल संख्याएं हैं 6, कुल संख्याएं। तो 6 से 24 को डिवाइड कर देंगे, जो भी संख्या आएगी वो आंसर होगा। तो दोस्तों, 24 को 6 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, तो इसका सही आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है x बराबर 0 तो x मॉड के बराबर है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब x 0 होगा तो x मॉड भी 0 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 2 की पावर 0 इक्वल टू। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर 1 होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 समीकरण के 2 मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस समीकरण के गुणनखंड करेंगे, जो कि गुणनखंड होंगे x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, -4। तो होगा ऑप्शन नंबर बी सही। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, हमें बड़ी और छोटी संख्याएं के बीच में जो ये मार्क्स दिए हैं, ये सही हमें पहचानना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 456 बड़ा है 465 से, यानी 456 ग्रेटर देन 465, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन है 476 ग्रेटर देन 467, यानी 476 467 से बड़ा है। तो ये दोस्तों ऑप्शन है सही। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 476 बड़ा है 467 से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कैलकुलेशन का। तो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे
तो कैलकुलेशन सॉल्व करने पे आएगा -8, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि x की पावर 3 इक्वल 343 है तो फिर x का मान खोजें। तो दोस्तों 343 का हमें घनमूल प्राप्त करना है, 343 का। तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि 343 का घनमूल 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 343 का घनमूल 7 होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है √100 प्लस √49। तो √100 की वैल्यू होती है 10 प्लस √49 की वैल्यू होती है 7 इक्वल 17, और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा √289। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, √289, 289। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों हमें इन दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब गुणा करना है। ये दो संख्याएं निम्न हैं, संख्याएं तो देख ही रहे, 9, 3, 5, 4, 2, 1 मल्टीप्लाई 625 यानी 625। तो दोस्तों इनकी गुणा करेंगे तो गुणा आएगी 584, 638, 125। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 584, 638, 125। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या है। तो दोस्तों पहले हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या लिखेंगे 9999, फिर हम इसको 88 से डिवाइड करेंगे, 88 से। तो दोस्तों शेषफल दोस्तों आएगा 55, और जो शेषफल आए उसे हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या में से घटा देंगे। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या में से घटाएंगे तो 9944 आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9944, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9944। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गायब संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गायब संख्याएं दी हुई हैं क्रमशः 1, 8, 27, 64, 125 और फाइंड संख्या। तो दोस्तों ये संख्याएं क्रमशः घन दिए हुए हैं, क्रमशः घन दिए हुए हैं। तो ये पहली संख्या 1, ये 1 का घन है, पहली संख्या 1 का घन है, फिर आगे 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है यानी क्यूब, और 125 यानी 5 का क्यूब यानी घन। तो दोस्तों हमें 6 का क्यूब निकालना है, 6 का क्यूब यानी घन, 6 का घन होता है 216। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी 216। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या करना है कि रूट 1.5625 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर √1.5625 को हम डिवाइड करके लिखेंगे, डिवाइड करके इस तरह लिखेंगे कि रूट के अंदर लिखेंगे दोस्तों 15625 बटा 1000 ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों ऊपर वाली दी हुई संख्या 15625 ये है 125 का वर्ग, और नीचे 10,000 ये 100 का वर्ग दिया हुआ है। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए 125 बटा 100, तो इसे हल करेंगे, आएगा 0 कटेगा 0 कटेगा, आएगा 1.25। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1.25। 1.25 का मतलब ऑप्शन नंबर ए सही। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 1/4 का होल की पावर -2
जब 1/4 को इन्वर्स करेंगे मतलब माइनस घटाएंगे तो आएगा 4 और 4 की पावर होगी 2, तो मतलब 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर होगा 16। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। पहला है 3/5, दो, फिर अगला 2/3, फिर 1/4, फिर 4/7। तो दोस्तों 3/5 का वैल्यू होता है 0.60। तो दोस्तों फिर निकालते हैं 2/3, 2/3 की वैल्यू होती है 0.66 और निकालते हैं 1/4 की वैल्यू मतलब 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो अगले निकालते हैं 4/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू होती है 0.37। तो दोस्तों इसमें से सबसे बड़ी संख्या 0.66 है यानी कि 2/3। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 2/3, तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी 2/3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यह एक समीकरण है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी यानी ऑप्शन नंबर सी होगा 1। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है a प्लस b बराबर 5 और a माइनस b बराबर 17√17। तो दोस्तों a और b की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पूछा गया है तब a और b मतलब a b होगा, a b मतलब a डॉट b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों हम a और b की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे पहले तो दोस्तों a और b की अलग अलग वैल्यू, a की वैल्यू है दोस्तों 5। दोस्तों a की वैल्यू है 5। दोस्तों a की वैल्यू है 5 प्लस √17/2 और वहीं b की वैल्यू दोस्तों b की वैल्यू होगी 5 माइनस √17/2। तो दोस्तों a और b की गुणा करेंगे, a और b की जब गुणा करेंगे दोस्तों तो आंसर आएगा 2। दोस्तों आंसर आएगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 18 का आंसर होगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 3,4 है तो सेंटीमीटर में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, कर्ण को छोड़कर मतलब कर्ण फाइंड करना है, बाद कर्ण को छोड़कर दो भुजाएं हैं 4,3। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोस्तों आधार और लंब 4 और 3 है, तो पहले 4 का वर्ग लिखेंगे 16 प्लस 3 का वर्ग 9 और इसका दोनों का योग करके रूट निकालेंगे। तो दोनों का रूट करके निकालेंगे √25 का होता है 5। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी ऑप्शन नंबर सी यानी 5। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइन फाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो दोस्तों साइन 0 की वैल्यू तो हम जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो दोस्तों साइन फाई की भी वैल्यू 0 ही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, मतलब पृथ्वी पर द्रव्यमान m है, चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान मतलब चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान फाइंड करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान सदैव सेम रहता है, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान सेम रहता है, भार चेंज होता रहता है। वो भी भार चेंज होता है ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी अलग है और मून की ग्रेविटी अलग है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 6वां हिस्सा है
तो दोस्तों अगर भार पूछा जाता तो भार में बदलाव होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान पूछा गया है। द्रव्यमान दोस्तों, इसका द्रव्यमान तो सेम रहेगा, ये पॉइंट याद कर लेना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में सेम रहता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैस, मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कौन सी धातु परिवेश में सामान्य तापमान पर तरल रहती है, मतलब सामान्य तापमान पर तरल रहती। दोस्तों आपको बता दें कि सामान्य तापमान पर तरल रहने वाला पदार्थ पारा है, मरकरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, मरकरी, पारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अम्ल है, मतलब अम्ल यानी एसिड। तो दोस्तों हम जानते हैं कि HCl एक अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे अधिक तापमान होगा तो पानी भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर रंग हो जाता है। तो दोस्तों बता दें कि लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रतिक्रिया करने पर नीला हो जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, नीला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिग्री सेल्सियस पर पानी अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। बता दें कि पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋणात्मक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी नेगेटिव, ऋणात्मक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओम को प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं। दोस्तों ओम को इस प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो दोस्तों सबसे अधिक ज्वलनशील गैस इनमें से H2 है, हाइड्रोजन, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, H2 हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैक्यूम में प्रकाश की गति दोस्तों 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैर दीप्त वस्तु एक उदाहरण है। गैर दीप्त वस्तु एक उदाहरण है, यानी गैर दीप्त मतलब जिसमें उष्मा ना हो, प्रकाश ना हो। तो दोस्तों जलती हुई मोमबत्ती गैर दीप्त का उदाहरण नहीं है। स्विच ऑन किया गया बल्ब भी गैर दीप्त उदाहरण नहीं है। सूर्य तो एक स्वयं तारा है, ये उदाहरण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन बचा ए, चांद गैर दीप्त वस्तु का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, Na। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या। दोस्तों अगला प्रश्न है, एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। दोस्तों एवोगैड्रो संख्या का मान तो वैसे 6.023 × 10⁻23 होता है, लेकिन इसमें 6.022 दिया हुआ है, 3 कहीं पर नहीं दिया है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सही होगा 6.022 × 10⁻6, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी पर आधारित है। दोस्तों आवर्त सारणी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है, यानी दोस्तों पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन
एटॉमिक नंबर यानी आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचार होती है। तो दोस्तों बता दें कि रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचार होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु है, यानी कौन सा पदार्थ धातु है। तो दोस्तों बता दें कि फ्लोरीन धातु नहीं है, फास्फोरस ये भी धातु नहीं है, सल्फर ये भी धातु नहीं है, बचा चांदी सिल्वर, यह एक धातु है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु है। तो दोस्तों चांदी धातु है, यानी विच द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, यानी मेटल क्या है, सिल्वर इज मेटल। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव कान आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, यानी एक मानव कान सुनने की आवृत्ति, यानी मानव कान सुन सकता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है, उससे ज़्यादा की नहीं सुन सकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ। दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, हीरा, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, यानी सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को रुपए वार्षिक आय की सहायता मिलेगी। तो दोस्तों बता दें पीएम किसान योजना के तहत लोगों को, किसानों को मतलब 6,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी, 6,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया में नहीं है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा विलय प्रक्रिया में नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा विलय प्रक्रिया में नहीं है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है, मतलब कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों अरब सागर में गिरती है नदी, एक तो दोस्तों ताप्ती जाती है, दूसरी नर्मदा जाती है, ये दोनों अरब सागर में जाती हैं, अरब सागर। और बाद में की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती में से ऑप्शन दिया है सिर्फ ताप्ती, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी दिया है ताप्ती। नर्मदा होता तो नर्मदा ऑप्शन सही होता है, यानी ताप्ती होगा सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग शक्ति और साहस, यानी स्ट्रेंथ एंड कॉरेज का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। तो बता दें कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, श्री राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, कमोडोर भारतीय में एक रैंक है। तो बता दें कमोडोर एक भारतीय सेना में एक रैंक है, भारतीय नौसेना में, यानी इंडियन नेवी में एक कमोडोर एक रैंक है, जो नेवी कमांडर से नीचे होती है, लेकिन लगभग बराबर में होती है कमोडोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा किस देश के ऊपर से गुजरती है। भूमध्य रेखा दोस्तों फिलीपींस के ऊपर से नहीं गुजरती है, थाईलैंड के ऊपर से भी नहीं गुजरती है, वियतनाम के भी ऊपर से नहीं गुजरती है। तो बचा इंडोनेशिया, मैप उठा के देख लीजिए, उसमें इंडोनेशिया के ऊपर से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव के
में सबसे मानव के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है? दोस्तों बता दें कि मानव के कान में, मानव शरीर में कान में सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है। तो बढ़ते अगले, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2019 में आईपीएल टीम विजेता है, यानी 219 आईपीएल विनिंग टीम इन, यानी 2019 में आईपीएल टीम विजेता है। तो बता दें दोस्तों 2019 में मुंबई इंडियंस यानी एमआई, मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस विजेता थी आईपीएल की। मुंबई इंडियंस के कैप्टन है रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के मालिक यानी ऑनर है नीता अंबानी, यानी नीता अंबानी है आईपीएल टीम मुंबई इंडियन की। यह है नीता अंबानी, इसकी ऑनर। पढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों बता दें कि भारत के राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा।